नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अफसरनामा में आज हमारे साथ एक ऐसे युवा आईपीएस अधिकारी हैं जिनसे आप जब मुलाकात करेंगे यानी कुछ ही क्षण बाद, तो आपको ये बहुत जल्दी अंदाज़ा हो जाएगा कि एक बहुत सहज, सरल और एक ऐसे परिवार से वो आते हैं जहाँ मूल्यों की, संस्कार की एक परंपरा आप बहुत इंटेंसिटी से महसूस करते हैं। कोई बनावट नहीं है। 2013 बैच के वो आईपीएस अफसर हैं और इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड उनका रहा है। और जो यात्रा उन्होंने शुरू की बतौर इंजीनियर इंदौर से शुरू होकर वो पहुंची दिल्ली, और दिल्ली में भी उन्होंने बहुत नामचीन दिल्ली आईआईटी से उन्होंने आगे पोस्ट ग्रेजुएशन की, अपनी डिग्री की इंजीनियरिंग की। लेकिन उनकी रुचि रही होगी ज़ाहिर तौर पर, वो तो मैं इस इंटरव्यू में समझूंगा ही। तो बाद में वो आईपीएस की तरफ मुड़े और अब तक उन्होंने टीकमगढ़ में काम किया है। मंदसौर एसपी की पुलिस कप्तान की जिम्मेदारी संभाली है। पहले एसपी होने के पहले वो एडिशनल एसपी भोपाल रहे हैं जोन 2 में। और इसी के साथ बीते कुछ समय से वो रेल एसपी भोपाल की जिम्मेदारी लगातार निभा रहे हैं। और मुलाकात करिए हितेश चौधरी जी से, 2013 बैच के आईपीएस अफसर, युवा आईपीएस अफसर। सर, बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हितेश जी, जैसा आपसे मिलकर मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि बहुत अच्छा लगा। एक बहुत सहज, सरल। कैसे याद करते हैं आप अपना बचपन, हरे भरे खेतों के बीच में घूमते हुए हितेश, पिताजी एक कृषक, एक मध्यम वर्गीय किसानी खेती का परिवार, वहाँ से निकलकर यहाँ आना, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि असंभव होता है, कठिन जरूर होता है, चुनौतियाँ बहुत होती हैं। सरकारी स्कूल में, बड़े शहरों में जब आप इंदौर गोविंद राम सक्सेरिया इंस्टीट्यूट पहुँचे होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि एकदम से एक प्रोफाइल बदल गई। पहले बचपन को आप कैसे याद करते हैं, फिर मैं आगे की जर्नी पर बात करूँगा। देखें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। कहूँगा कि जो परिवेश था बचपन का, जो ग्रामीण स्थितियाँ परिस्थितियाँ थी, तो बेसिकली तो हमारा जो है वो कृषक बैकग्राउंड ही है। पिताजी फिर नौकरी में लगे थे, तो भारतीय खाद्य निगम से रिटायर हुए हैं। अच्छा जी। शुरुआती जो हमारे दिन रहे, हम कहें आज तक जो सबसे ज़्यादा यादगार रहते हैं, हमारे बहुत ही बचपन के दिन हैं, जो चाहे दूसरी या 5वीं क्लास तक के हमारा बचपन जो सीहोर ज़िले में ही बीता। तो गांव जाना, गांव रहना, और साथ ही जो कॉलोनी के बचपन, हमने चाहे अंटी खेलना, चाहे चिप्पी खेलना, चाहे चींये खेलना, पेड़ पर इमली तोड़ना, डांट खाना। और हमें याद है कि किसी एसपी बंगले से अमरूद चुरा करके गार्ड के डांट खाना। तो ये जो हमारा बचपन था वो उस तरह बीता। मतलब कोई इतनी अवेयरनेस या बाकी चीज़ें नहीं थी कि क्या पढ़ाई और कितने स्तर की पढ़ाई की जाना चाहिए। जो एक सामान्य रूप से जीवन चल रहा था कि ठीक है, स्कूल जा रहे हैं, मेरी पढ़ाई की सामान्य सी कोशिश जिज्ञासा है कि किस जिले में किस एसपी के बंगले से अमरूद चुराया गया था? और सीहोर जिले में, सीहोर वहीं जिले के में निवासी हैं। जी जी जी। तो वहाँ से अब दोस्त, बचपन बहुत ही बचपन 5वीं 6वीं की बातें हैं, तो बच्चे थे तो जाते रहते बताइए, थे। नियति हो सकता है कभी आपको उसी बंगले में फिर भेजे बतौर एसपी, और आप खड़े होकर दृश्य देखें कि वो हितेश बचपन में आ रहा है। अब वो अमरूद का पेड़ होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं जी। मतलब वो अभी नहीं है, हमने नोटिस किया। और हम ये बताएंगे कि बचपन में हमें पता नहीं था। एक जो बचपन में कल्पना थी उस चीज़ की, हमें लगता था पता नहीं ये क्या है। मतलब एक इतना बड़ा कुछ इलाका है, अंदर कोई बहुत बड़े आदमी रहते हैं, मतलब कोई रहता होगा, और यही हमारी फीलिंग होती और हमें कुछ नहीं पता था कि वो पुलिस हैं या एसपी हैं, क्या है। और बचपन था, तोड़ते थे, बांटते थे बच्चे, और हम सब खा लेते थे। तो वो बचपन इस तरह था कि हमें कुछ नहीं पता है, कोई जानकारी नहीं है, क्या करना है भविष्य में हमें कोई जानकारी नहीं, बस खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और जो पढ़ाई हो रही है। कभी किसी खाकी वर्दी वाले अर्दली ने दौड़ाया भी आपको अमरूद तोड़ते हुए? वो दौड़ाया। जो गार्ड होते थे, हमें ये नहीं पता था कि गार्ड हैं या पुलिस हैं, पर हमें पता था वो कोई व्यक्ति रहता है जो डंडे मारता है, पकड़ लेता है। और इसी तरह गेस्ट हाउस भी, वहाँ पर भी इमली के पेड़ थे, तो पकड़ाए भी सही, कान भी पकड़ाए, और फिर भागने वाली परिस्थितियाँ हुई है। तो वो अच्छे दिन थे जी। फिर इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो सामान्य चीज़ें चली। बाद में जाकर के चीज़ें जैसे समझ में आई, तो जो कहा जाएगा कि ऐसे अगर परिवेश में जो रहते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है, हमें क्या स्ट्रगल रहे होंगे यहाँ आने में, तो मैं मानता हूँ कि एक जानकारी होना बड़ा अभाव रहता है, कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमें क्या करना है और क्या क्या ऑप्शंस या आगे हम चीज़ें कर सकते हैं। तो
काफ़ी लेट तक हमें नहीं पता था फिर, पर हमारे जीजा किस एज तक आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि मुझे आगे क्या करना है? स्कूलिंग एंड के स्कूलिंग्स में मुझे फिर यानी 11th याद तक हुआ, आपको, हाँ 10th तक, 9th 10th में थोड़ा सा डिसीजन हुआ कि हाँ ये कर सकते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि हमारे ही जीजा जी हैं जिनको हम मानते हैं मेरा आइडल, वो भी IPS हुए हैं। तो उनको जब देखा और उनसे जब पता चला तब एक दिशा मेरी बनी कि हाँ ये चीज़ है, सिविल सर्विस कुछ होता है। और वो भी मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा कि उनके होने से मुझे पता चला, वरना मानता कि अगर उनका नहीं होना होता तो मैं ये चीज़ समझ भी नहीं पाता कि ये कुछ सेवा होती है। मोटिवेशनल फैक्टर जो रहे वो जीजा जी रहे। बिल्कुल जीजा जी श्री यतेंद्र गोयल रहे हैं। हाँ, कोई ऐसा निर्णायक क्षण आपको याद आता है जब उन्होंने आपके भीतर के एस्पिरेंट्स को, आपके भीतर की जो आकांक्षा थी उसको एकदम शेप अप कर दिया उन्होंने? बचपन में तो अब ठीक है, हम सुनते थे बिल गेट्स का बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, तो पता नहीं मन में ऐसी इच्छा थी कि यार इतना अमीर बन जाएं कि लोगों को पैसे बांट दें। मतलब एक वो होता है कि हम बस अच्छा कर दें, अब कैसे कर दें पता नहीं है। बिल गेट्स का नाम सुना तो ठीक है ये कर दें, फिर लगा कुछ बहुत बड़े नेता बन जाएं तो कुछ कर दें। फिर जब जीजा जी साहब से हमारा इंटरेक्शन सब हुआ तब पता चला कि ये कुछ सर्विस है जिससे आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल सकता है कि आप जनता की सेवा बहुत अच्छे से कर सकते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट होकर कर सकते हैं। दिल्ली जब आपका जाना हुआ, PG आपने इंजीनियरिंग में किया, हाँ, तो कैसा लगा दिल्ली का जो साबका हम लोगों को, मैं भोपाल को भी छोटा शहर ही बोलूँगा, कई लोग चौंकते हैं कि आप कैपिटल में रह गए, लेकिन मुझे मालूम है कि जो शहर सुबह 10 बजे जागता हो और रात को 9 बजे सो जाता हो, उस शहर को आप आष्टा या सीहोर से थोड़ा सा बड़ा ही कहेंगे, बिल्कुल, उसको ज़्यादा बड़ा नहीं कहेंगे। तो दिल्ली पहुंचकर आपको क्या लगा कि को थोड़ा भय भी लगा, डर भी लगा, या क्या? आपकी बात सही है जी। मतलब ये कहूँगा कि कभी भी बाहर ज़्यादा जाना हुआ नहीं, और जब भी एक आध बार कहीं गए हैं तो बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस से गए थे। दिल्ली जब कॉलेज के लिए जाना हुआ और जब उसकी विशालता देखी तो हमें लगा कि एक ही शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 3-3 घंटे लगते हैं क्या? मतलब हमें तो लगता था 3 घंटे लगना है मतलब आप भोपाल से बैठेंगे बस में और इंदौर पहुंच जाएंगे, पर आपको ऑटो से ही या टैक्सी से ही या बस में 3 घंटे अगर एक जगह से दूसरी जगह लगे तो ये कितना बड़ा शहर है। पर एक चीज़ हमारे वहाँ कॉलेज में रहते हुए ठीक हुई कि जब मेट्रो आई थी तो उससे थोड़ा सा एक सरलता रही कि चलो मेट्रो से आना जाना ठीक रहे। पर दिल्ली बाकी के मुकाबले में तो कैपिटल होने के कारण और जो वहाँ की चीज़ें देखी तो काफ़ी हमारा भी दिमाग में चीज़ें आई कि हाँ इस तरह से मतलब बड़े शहर होते हैं, बड़े लोग होते हैं, किस तरह से कार्यप्रणालियाँ होती हैं, और वहाँ देख करके काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली। और उसने बड़ी मदद की, बहुत मदद की कि आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आपको बाहर का भी ज्ञान होना चाहिए, आपको आने जाने का पता होना चाहिए, आपका जगह के बारे में पता होना चाहिए, और आप कुछ एग्जीक्यूट कर सकें, वो एक क्षमता आती है। हम हिंदी भाषी राज्यों से आने वाले जो लोग हैं उनकी एक चुनौती है अंग्रेज़ी के साथ समन्वय बिठाना। बिल्कुल, आपने ज़रूर इंजीनियरिंग करते समय एक अंग्रेज़ी से दोस्ती की, हाँ, और आगे बढ़े, लेकिन सिविल सर्विसेज के लिए विद्यार्थियों के दिमाग में, युवाओं के दिमाग में ये भी बड़ा है कि कहीं अंग्रेज़ी ऐसी ना हो, क्योंकि लेकिन आप इस लड़ाई से कैसे, और युवाओं से आप क्या कहेंगे कि अंग्रेज़ी के हव्वे को दिमाग से कैसे निकालें? पता नहीं क्यों ये मिसकंसेप्शन है कि इंग्लिश में या तो नंबर ज़्यादा आते हैं या वाइवा में उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ हर बच्चे को साइड रख देना चाहिए कि इंग्लिश से एग्ज़ाम देने से आपको कोई ज़्यादा नंबर नहीं मिल जाएंगे, इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स नहीं हो जाएंगे। आपका एटीट्यूड देखना है उनको, आपकी कार्यप्रणाली देखना है उनको, आप किस तरह पूरे सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, आपकी पर्सनालिटी क्या है, वो चीज़ें देखी जाती है। ये मायने नहीं रखता है कि आप इंग्लिश में या हिंदी में किस तरह से वहाँ पर चीज़ें रख रहे हैं। और आज हम समझते हैं कि अगर मैं एग्जामिनर रहूँगा तो मुझे क्या देखना है, क्या मुझे बच्चे की हिंदी इंग्लिश देखना है, या मुझे उसका आंसर देखना है, या उसका कंटेंट देखना है, उसकी भावना देखना, वो क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है। तो जो मूल मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग, या मैं जो समझ पाया उस एग्ज़ाम को, कि आप कितना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और एग्जामिनर उसको कितना समझ पा रहा है, आपको वो लिखना है। जो सवाल पूछा है उसका जवाब देना है, हमें क्या आता है वो नहीं लिखना। सर, जितना मैं आपसे बातचीत में अब तक समझ पाया, आपको एक बहुत ही सरल और एक बहुत ही प्रदर्शन से दूर रहने वाले और एक सरल व्यक्तित्व आप हैं। तो घर वालों को और मित्रों को कुछ चिंता हुई कि जब उन्होंने देखा कि IPS सब हो गए हैं, अब बड़े बड़े ड्रैडेड इनकाउंटर्स भी होंगे एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ, और वहाँ बहुत सारी चीज़ें होंगी। हालांकि आप लोगों की ट्रेनिंग इतनी परफेक्ट होती है
कि वो एक बहुत सरल व्यक्ति को भी इस पाथ में बदल देती है। हैदराबाद से जब आप निकलते हैं उस ट्रेनिंग से, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी से, तो आप एक डिफरेंट ही कॉप होते हैं, एक अलग ही। लेकिन फिर भी आपने अपने भीतर उस चीज़ को महसूस किया होगा फिर कि अब रिवॉल्वर होगी हाथ में, वर्दी होगी, उस पर जो चिन्ह है वो अशोक चक्र होगा, देश की गरिमा भी अब आपके साथ जुड़ रही है। तो किस तरह से आपने उस अनुभूति को थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगा। देखें, एकदम सही बात है आपकी। मेरा जो व्यवहार या आचरण बचपन से रहा है वो थोड़ा सा सभ्य, सरल, सिंपल रहा है। मतलब मैं भी इसको मानता हूँ। कोई एग्रेसिव या बहुत ही एक्सप्रेसिव मेरा बचपन से रहना नहीं हुआ है। और शुरू में तो जब तैयारी करने बैठे थे या हमें कुछ नौकरी भी छोड़ दी थी कि नहीं यहाँ जाएंगे तो शायद नहीं कर पाएंगे, तो हमारे इवन परिवार से ही कहा गया था कि आप कर लो, वो तो नहीं होगा, मतलब आपसे सिविल सर्विसेज तो नहीं होगा, आप यही कर लें बेहतर है। पर ठीक है, जुनून था, थोड़ा ऑप्शन भी रखा हुआ था कि साइड में शायद ये नहीं होगा तो यही कर लेंगे, बट ये करना है। और जब आईपीएस अवार्ड हुआ तो आईपीएस अवार्ड होने के बाद तो काफ़ी लोगों को चिंता हुई, काफ़ी रिश्तेदारों को, और जो भी हमें जानते थे दोस्त यारों को, और उनका आज तक भी सवाल रहता है कि आप मतलब तू पुलिस वाला है, मतलब क्या तू पुलिस की तरह कार्य कर सकता है, मतलब आप एसपी हो, एसपी बन गया है, तो उनको लगता है कि अभी भी कि एसपी बन गया है, इस तरह काम कर लेता है, गुंडों को मार पाता है, पकड़, मतलब क्या करता है, तो वो सभी को चिंता रहती है कि एज ए नेचर नहीं है। और काफ़ी समय तक भी लोगों को लगा कि व्यवहार में परिवर्तन वैसा नहीं दिखा कि जो पुलिस के रूप में आना चाहिए। पर ये रहा कि जो हैदराबाद एसवीपी एनपीए की ट्रेनिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं मानता हूँ देश की सर्वश्रेष्ठ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैं उसको मानता हूँ पर्सनली। जितना कॉम्पैक्ट उनके द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल स्टेबिलिटी और सब सिखाई जाती है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़ोरदार है। पर ये रहता है कि पुलिस में आ तो गए हैं, पर पुलिस की तरह जो बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, जो पुलिसिया अंदाज़ होना चाहिए, वो परिवार वालों को और दोस्तों को लगता है कि नहीं, अभी भी पुलिस वाला प्रॉपर नहीं बनना है। बिल्कुल, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह की पुलिसिंग की आपके कैडर में ज़रूरत है वो यही पुलिसिंग है जो हमने आपके सीनियर से भी सुना और जो हमने देखा और समझा भी, कि जिस लेवल पर एक आईपीएस को होना चाहिए वो विनम्र, कूल, काम और मजबूत निर्णय, फैसले। और जितना मैं आपको देखकर और आपकी भाव भंगिमा को देखकर समझाऊँ तो एक फिटनेस के प्रति आपका एटीट्यूड, आपका शरीर बताता है। तो आप ये मत समझिए कि ये सीधा साधा सीहोर का छोरा आज एसपी बनकर बैठा हुआ है, लेकिन ये बहुत कड़क एसपी हैं, क्योंकि मुस्कुराहट से बड़ी ताकत दुनिया में कोई नहीं है सब, है ना। और ये चीज़ें जो हैं ये इंटेलिजेंस का भी हिस्सा हैं और ये पुलिसिंग का भी हिस्सा है। जितना डंडा नहीं उगलवा पाता है उतना एक मुस्कुराहट, और कई फिल्मों में और आपने वेब सीरीज़ में देखा भी होगा कि अरे क्यों मार रहे हो भाई, एक चाय लाओ इसके लिए, क्या क्या सिगरेट भी लोगे, और वो चीज़ें फिर काम आगे करती हैं। मेरे दिमाग में एक बड़ा फ़नी सवाल भी आ रहा था। सलीम जावेद की दीवार भी घूम रही थी। हाँ। आपके ब्रदर जो हैं वो विधायक हैं। अब मैं सोच रहा था किसी ज़िले में आप एसपी हो, हाँ, और वहीं प्रदर्शन करते हुए कुणाल चौधरी जी सामने आ जाते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर 151 है तो इम्पोज करना भी पड़ेगा। क्या ऐसी सिचुएशन को लेकर भी कभी मित्रों ने छेड़ा आपको, घर परिवार में रिलेटिव्स ने, कि कर्तव्य वही भाई, ये तो कर्तव्य बोल रहा है इस समय हितेश चौधरी, सिर्फ कर्तव्य की बात सुनेगा? ये सब फिल्मी बातें हैं, लेकिन मैं एक फ़नी सवाल था मैंने आपको। नहीं, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, और पर इसके लिए हम सबसे पहले तो शुरू करेंगे हमारे भैया को भी धन्यवाद देंगे। उनकी जो राजनीति है और जो विचार है वो बिल्कुल ही स्पष्ट और बहुत ही सही हमें लगता है, और हम उनका आशीर्वाद भी लेते हैं कि वो इतनी सही तरीके से कार्य करते हैं। जी। तो उनकी जो विचार और सोच हैं वो भी बहुत सही हैं। तो हमें कभी भी ऐसा विचार में भी नहीं आया कि हमारी जो विचार है, सोच है, उसको कभी बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। नियम, कायदे, कानून से ही चलना है। और ऐसे वाक्य तो हुए हैं, हम एडिशनल एसपी भोपाल होकर ही आए थे। हाँ। तो अब यहाँ प्रदर्शन तो चलते ही रहते थे, तो यूथ कांग्रेस और आदि के प्रदर्शन जारी रहते थे जी। तो ठीक है, वो हमारा जो रिश्ता है वो हमारे परिवार घर तक है, और जब हम फिर वर्दी धारण करते हैं या जब फोर्स में आए हैं या जब ड्यूटी पर आते हैं तो फिर वो हमें देखना होता है, और ये बखूबी भी हमारे भैया समझते हैं और उनको मालूम है, और वो कभी उनके द्वारा ये नहीं होता कि नहीं आप ऐसा करना है, आपके नियम है, आपके कायदे हैं, आप उन्हीं अनुसार चलेंगे। मतलब वो रियल नहीं है, रियल लाइफ की पटकथा ये है कि बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है, और ऐसा कोई मौका है तो कोई कठिनाई नहीं, आप अपना काम कीजिए। और यही हुआ भोपाल में जब
बहुत ही शुरू के दिन थे और कुछ प्रदर्शन हुआ था, तो हम ऑलमोस्ट इंचार्ज वहीं के एडिशनल एसपी के रूप में थे। और जब प्रदर्शन हुआ तो हमें जो कार्रवाई करना पड़ी वो कार्रवाई भी की, गिरफ्तारियां भी हुई, और वो जो फिर चालन करना था वो चालन हुआ। तो वो पूरा कार्रवाई हुई, और कभी ऐसा नहीं कि यार ये गलत कर दिया या तुमको हम पे तो नहीं करना चाहिए था। तो वो पूरी समझ भी है, और ये है कि वो भी गलत नहीं करते हैं, और हमारा भी ये है कि नियम तो नियम है, नियम से आगे तो आप नहीं चलेंगे। अरे सर क्या बात है कि मैंने एक हल्का फुल्का सवाल किया था लेकिन कितना गंभीर उत्तर उसका मिला। और ये चुनौतियां भी हैं, आप इनके मुस्कुराते चेहरे को देखकर आप समझ सकते होंगे कि कितने टफ चैलेंजेस भी हैं, लेकिन दोनों, और इसके लिए कुणाल जी को भी बराबर श्रेय है कि बहुत समझदारी से वो रिसिप्रोकेट करते हैं चीज़ों को, और यही जीवन है। सर इसके बाद एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव होता है कि जब आप एसपी की जिम्मेदारी संभालते हैं, और एक ज़िले से, और वो भी मंदसौर आपकी पहली जिम्मेदारी रही, वो अनुभव कैसा था? और मुझे लगता है कि बहुत जो आपके भीतर एक भावना है वो मैं तुरंत समझ गया। बिल गेट्स की जब फाउंडेशन की आपने बात की, तो मुझे लगता है कि मंदसौर में और आज भी, अभी भी जहाँ जहाँ आप रहे हो वहाँ नीडी लोगों के काम तो धड़ाधड़ होते होंगे। हमारा भी जब मंदसौर में जाना हुआ तो सबसे पहली जो हमारी प्राथमिकता रहती है कि जनता की सुनवाई थाने पे हो जाए। कभी भी कोई आता है अगर तो खाली हाथ ना जाए, उसकी जो शिकायत है उस पर कार्रवाई ज़रूर हो। तो जब पहली बार कप्तान बनते हैं, नए रहते हैं, कई सारी विचार होते हैं कि ऐसा करना है, वैसा करना है, गुंडागिर्दी ख़त्म कर देना है, अपराध मुक्त कर देना है, जनता की सारी सुनवाई हो जानी चाहिए, पहली बार में FIR हो जानी चाहिए। तो इन्हीं विचारों के साथ गए थे और कोशिश पूरी की कि कितनी सेवा जनता की कर सकते हैं। वहाँ कई सारे विषय थे, कई सारी समस्याएँ हमें देखने को मिली थी। इसमें मैं ये मानता हूँ कि काफ़ी सफलता मिली कि जनता की सुनवाई बहुत होने लग गई थी थाने पर, क्योंकि जब हमारे भी निर्देश थे तो सभी अधीनस्थ को भी क्लियर था कि कोई भी खाली हाथ ना लौटे, सुनवाई हो, जितनी मदद पुलिस कर सकती है पुलिस करे। जी। इसी तरह जैसे रेल का भी हल्का सा उदाहरण दूंगा मैं यहाँ पर कि रेल में आने के बाद एक होता है कि फरियादी के साथ चोरी या पर्स चोरी या मोबाइल चोरी या कुछ घटना हुई, अब वो बीच में उतर के FIR करके अपनी ट्रेन छोड़ नहीं सकता और अगले दिन या रात कहीं रुके और अगले दिन दूसरी ट्रेन से वो अपना यात्रा कंप्लीट करे, ये उसके लिए असंभव है। तो एक कंसेप्ट हमने निकाला है FIR ऑन व्हील्स का कि हम ट्रेन में ही FIR करेंगे। उसके लिए जो भी हमारा अधीनस्थ अधिकारी कर रहा है, हम निर्देश भी दे रहे हैं, उनको इनाम भी दे रहे हैं। पिछले महीने ही ऐसी 48 FIR हमने ट्रेन में की कि आपके पास से हमारे थाने, कंट्रोल रूम, TT, अटेंडेंट, किसी के पास भी सूचना गई कि साहब मेरी घटना हुई है, तो हमारी अगले आने वाले स्टेशन पे एक टीम चढ़ेगी, उसको हमने QIRT नाम दिया है, और वो आपके वहीं हाथ से ही FIR नोट करेगी, आपको वहीं कागज़ दे देगी, चली जाएगी, आपको नहीं उतरने की ज़रूरत है, नहीं आपको थाने आने की ज़रूरत। तो ये कि उनका हम निराकरण कर पाए। साथ ही मंदसौर ज़िले में बड़ी समस्याएं कुछ गुंडागिर्दी को लेकर के और शूटर्स गैंग वहाँ प्रतापगढ़ राजस्थान होने से चलती थी, तो वो बड़ा माहौल ऐसा था कि दलाली और शूटिंग कर देना और वो उगाही कर लेना, ये बड़ा ख़राब माहौल था। तो जा कर के जो उनकी प्रॉपर्टी पर और उनकी रीढ़ तोड़ने वाली जो कार्रवाइयाँ होती कि अपराध में उनको गिरफ्तार करना और पुलिसियाई जो कार्रवाइयाँ होती वो बढ़ाई गई, तो उससे एक ये सफलता मिली थी कि वहाँ का टच और जनता में ये एक मैसेज गया कि अब वो चीज़ें बंद हो गई हैं। वो एक बड़ा ही मंदसौर प्रॉपर ज़िले के लिए बड़ी समस्याओं का गढ़ था। साथ ही वहाँ पर डोडा चूरा, अफीम या नार्कोटिक्स या नशे के बड़े व्यापार चलते हैं, जिसमें युवा वर्ग, नए बच्चे ये बड़े आकर्षित होकर के उनके पूरे परिवार और ज़िंदगियाँ बर्बाद होती। तो इसमें काफ़ी काम किया गया था, तो इसका मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत अच्छा और सफलता उसमें हम अर्जित कर पाए। तो कंक्लूड करूँगा एक दो सवालों से। अरेंज मैरिज आपकी रही है, ये IPS होने के बाद आप हुए? हाँ, शादी हमारी IPS होने के बाद हुई है, पर उसी के पहले से हमारा मतलब बात हो चुकी थी और हम चर्चा में, कॉलेज से ही हम संपर्क में लगातार थे। तो वो शादी तो बाद में हुई, पर मतलब इसको मैं लव मैरिज, हाँ, मतलब अरेंज की बात हो गई और फिर हमारी घूमना फिरना चालू बीच में हो गया था। तो वो चीज़ें, तो उनकी जो इच्छाएं हैं वो निश्चित तौर पर एक पत्नी की अपेक्षाएं, हम भी जर्नलिस्ट हैं तो ये समझते हैं जी। तो एक पत्नी का बड़ा योगदान होता है और एक पति का भी बराबर योगदान होता है। उनका योगदान इसलिए है कि वो बहुत हाउस मैनेजर हैं, उससे बड़ा काम दुनिया में कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो आप कैसे उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हैं, लुक बैक करते हैं आपकी, और परिवार में क्या नया मेहमान भी कोई जुड़ा है? जी। नहीं, हम बताना चाहेंगे कि एक बहुत बड़ी बात है, कई बार कहा जाता है कि हाउस वाइफ हैं या कुछ कर नहीं रहे, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूँ कि
आपका जो बेटर हाफ है वो पूरा परिवार चला रहा है। हम तो सिर्फ हमारी नौकरी चला रहे हैं, पर वो हमें भी चला रहे हैं, अपने परिवार को भी संभाल रहे हैं, बच्चे को भी संभाल रहे हैं। और अगर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी देखा जाएगा टर्म्स में, क्योंकि टेक्निकल होने के कारण कई बार वो मानसिकता जाती है कि भाई जीडीपी में कितना इनका योगदान है कि नहीं, हम सर्विस कर रहे हैं तो हम ही शायद योगदान कर रहे हैं नौकरी पर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो वो संचालन करते हैं, अगर आप उनको हटा करके खुद मैनेज करने लग जाएंगे तो आपको पता पड़ेगा आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपकी जो सर्विस धरी की धरी रह जाएगी, आपका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सब खत्म हो जाएगा। उनका जो अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखा जाए वो बहुत ज़बरदस्त है। साथ ही आपकी बात को नहीं, और बिल्कुल, और पुलिस में मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जो आपकी फैमिली होती है उसका बहुत सपोर्ट होता है। बाकी विभाग में इस तरह का इमरजेंसीज कम आती हैं, राउंड द क्लॉक ड्यूटीज़ और मेंटल प्रेशर इतना नहीं रहता है। पुलिस का आरक्षक से लेकर वरिष्ठ अधिकारी तक मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से ज़्यादातर इमरजेंसीज में रहते हैं और भागना पड़ता है, ना खाने का समय ठीक होता है, ना सोने का समय ठीक होता है, जो बहुत परेशान करता है। और पारिवारिक लाइफ उससे बहुत अफेक्ट होती है, क्योंकि आपका खाने का सिस्टम नहीं है, आप साथ जा नहीं सकते, घूमने जाना, बर्थडे सेलिब्रेशन, ये सब जब त्यौहार आता है तब हमें ड्यूटी करना होता है। तो ये एक बड़ा समस्या होती है कि दिवाली है, होली है, नहीं, तब आप परिवार के साथ नहीं हो सकते, तब आपको फील्ड पर रहना है। वो जो मोरल सपोर्ट आपको परिवार से मिलता है वो बहुत बड़ी बात है, और उसी के कारण आप इतना अच्छा एग्जीक्यूट अगर फील्ड में कर पा रहे हैं, तो अगर आपका परिवार आपका सपोर्ट कर रहा है तो आप बहुत अच्छा एग्जीक्यूट कर पाते हैं। और मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरा हमेशा सपोर्ट परिवार की तरफ से बहुत अच्छा रहा है, जिसके कारण सर्विस में और जॉब में हम इतना टाइम मेंटली फ्री होकर डिवोट कर पाते हैं। और ये दावा मैं यहाँ बैठ के कर सकता हूँ कि आपकी जीवन संगिनी हितेश जी की जब ये देख रही होंगी तो एक बड़ी खिली हुई मुस्कुराहट उनके चेहरे पे ज़रूर होगी कि देखिए उनके योगदान को कितना बेहतर तरीके से उनके जीवन साथी हितेश जी समझते हैं। और बिल्कुल आपको मुस्कुराना ही चाहिए, क्योंकि आपको एक बहुत समझदार, अंडरस्टैंडिंग और दूसरे की, ख़ासतौर से अपने जीवन साथी की गरिमा को समझने वाले जीवन साथी। बिल्कुल। बेटा बेटी? हाँ, बेटा है, 2.5 साल का हो गया है, काफ़ी बोलने लग गया है, तो बोलता काफ़ी है, तो बढ़िया चल रहा है जी। दौड़ना फिरना चालू है जी, डिमांड्स चालू हैं चॉकलेट से लेके सारी चीज़ों की। ऑफिस जाएंगे तो चॉकलेट लाएंगे कि नहीं, और घर पहुंचेंगे तो चॉकलेट है कि नहीं है। ठीक बात है। तो ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है बॉन्डिंग की। कंक्लूड कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ इस सवाल से। जिस गांव से आप निकले और आज उस गांव के लिए, एक गांव के लिए क्या, पूरे ज़िले के लिए आप एक प्रतीक हैं, उस गांव के बच्चों में कितना आपने चेंज महसूस किया? वो भी फील करते होंगे कि जब एक हितेश चौधरी जा सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते। ये बिल्कुल सही है। जैसे मैंने शुरू में भी मेरा यही था कि जानकारी नहीं होती, पता नहीं होता हम क्या कर सकते हैं। हमारे गांव में भी ज़्यादातर क्योंकि खेती किसानी ही होती है, पर ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है जब आपके गांव से ही, आपके मोहल्ले से ही, आपके इलाके से ही कोई सिविल सर्विस के पद या किसी बड़े पद पे जाता है, तो व्यक्ति को समझ में आता है कि अच्छा ये चीज़ संभव है या हो सकती है। गांव में भी मैंने यही परिवर्तन देखा कि अब जो आने वाली पीढ़ी है वो नौकरी के लिए, किसी सर्विस के लिए, किसी जॉब के लिए और खेती के अन्य ऑप्शंस को देखने के लिए बहुत आतुर हो चुकी है। और हमारे गांव में भी ये परिवर्तन है कि कई सारे, बहुत सारे लोग आज फोर्स में, आर्म फोर्सेस में, पुलिस में, इन फील्ड्स में जाने लगे हैं। जो मेरे ही गांव के जितने बच्चे हैं, अब मैं देखता हूं कि मेरे जाने के बाद उनको अब सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम दे दें भैया, तो उसके लिए आप तैयारी के लिए कैसे बता दें, कुछ नहीं तो आरक्षक के लिए संभव है कि वो हम कर लें, कोई सब इंस्पेक्टर ही कर ले। कई अब भोपाल और इंदौर जा कर के गाँव से निकल करके तैयारी कर रहे हैं कि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लें, वो उनका मार्गदर्शन हमेशा प्राप्त करने के लिए आता है। MPPSC के लिए अब बाहर निकले हैं बच्चे, और हमारे गाँव से ही अब मैं बता सकता हूँ, मतलब कुछ सब इंस्पेक्टर्स भी, आरक्षक कई सारे निकले हैं। तो वो एक स्टार्ट हुआ है कि अब खेती को छोड़ करके भी अन्य जो ऑप्शंस हैं वो किए जाएँ। हितेश जी, बहुत सारे जो युवा हैं जो तैयारी करना चाहते हैं राज्य सेवाओं की और अखिल भारतीय सेवाओं की, उनके लिए गाइडेंस तो है ही, कोचिंग्स हैं, तमाम इंस्टीट्यूट है, लेकिन वो फर्स्ट पर्सन या उस व्यक्ति को ज़्यादा सुनना चाहते हैं जिसने उसको क्रैक किया है और आगे बढ़ा है। तो ये बहुत सही मौका है कि आप उनको बताएं, उन बच्चों को, इन युवाओं को, कि वो कैसे अपनी प्रिपरेशन को शेप अप करें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि पहले तो आपको, अगर सिविल सर्विस की बात करें तो ये देखना है कि आप इसको क्यों करना चाहते हैं। जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा क्यों करना चाहते हैं तो आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। ये परीक्षा 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक भी आप तैयारी करते हैं तो आपको जब तक मोटिवेशन नहीं रहेगा आप बीच में हार मान सकते हैं। आपको पता होना चाहिए आपको इस सर्विस में क्यों आना है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप
सेल्फ स्टडी ज़रूर करें। जनरली बच्चों में होता है कि आप कोचिंग चले जाते हैं और वो स्पून फीडिंग कर रहे हैं, आप वही पढ़ते हैं, पर आपको ये देखना है कि इस परीक्षा का लिए इम्पोर्टेंट क्या है। बच्चे कोचिंग जा कर के सिर्फ उसके अनुसार ही चलने की कोशिश करते हैं। अपना दिमाग लगाएं, सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। अब कैसे इस एग्ज़ाम की या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, सबसे अच्छा तरीका होता है पिछले 20 साल के अगर हम एग्जामिनेशन पेपर्स का एनालिसिस करें तो हमें समझ में आता है कि 2000 में किस तरह सवाल आते थे, 2005 में किस तरह के सवाल में परिवर्तन हुआ है, 2010, 15 और आज वर्तमान में किस तरह के सवाल आपसे इस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट में मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे आजकल भटकते बहुत हैं। मेरा जो एनालिसिस रहा, जितने बच्चों ने मुझसे गाइडेंस लिया है, 95% बच्चे इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। बेसिकली एक कोचिंग जा रहे हैं, दूसरे कोचिंग के नोट्स बुला लेते हैं, ऑनलाइन कोचिंग के नोट्स बुलाने लग जाएंगे, ऑनलाइन यूट्यूब के लेक्चर सब्सक्राइब कर लेंगे, बुक्स 10 बुला लेंगे, पर पढ़ेंगे एक भी नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों से 10 बुक पढ़ने से अच्छा है आप एक बुक को 10 बार पढ़ो। वाह वाह वाह, और बहुत सुंदर बात है, बहुत आप अच्छी उसके बात। शॉर्टेस्ट पॉसिबल नोट्स बनाइए। एक कमी बच्चों में ये होती है कि पूछते हैं आपने इकोनॉमिक्स के कितने नोट्स बनाए, श्रीमान 5 कॉपियाँ भरती है। 5 कॉपी भरती है तो बुक पढ़ लीजिए ना, आपको कॉपी की क्या ज़रूरत है। आपके नोट्स होना चाहिए 2 पेज, 4 पेज, 10 पेज, इससे ज़्यादा नोट्स नहीं होना चाहिए। समराइज कीजिए उसको, जितना शॉर्टेस्ट पॉसिबल आप बना सकते हैं उतना समराइज्ड वे में आप नोट्स बनाइए और उनको हमेशा रिवाइज करिए। ये टेंडेंसी नहीं ये बुक पढ़ ली खत्म हो गई हिस्ट्री, ये बुक पढ़ ली इकोनॉमिक्स खत्म हो गई, 6 महीने बाद देखते हैं तो जो आपने पहले पढ़ा था वो आप भूल जाते हैं। इसके लिए छोटा सा उदाहरण मैं हमेशा बच्चों को देता हूँ। अगर अभी पूछा जाए आपसे कि ABCD सुना सकते हैं कि आ ई ई, तो बच्चा कभी भी आ ई ई नहीं बोल पाएगा। इसमें बड़ी बात ये नहीं है कि आ ई ई शर्म है नहीं आता, ABCD आता है। बात ये है कि हम जो चीज़ रिवाइज करते रहते हैं वो हमें याद रहता है। ABCD हमारे कीबोर्ड्स पे होता है, हमारे मोबाइल्स में होता है, हम ABCD के गाने ABCD EFG, तो वो हमारा बार बार रिवीजन हो रहा है इसलिए याद है। अगर इसी तरह हम आ ई ई का कीबोर्ड यूज़ करने लगे, मोबाइल में उससे टाइप करने लगे और उसके गाने बनने लग जाएंगे तो वो हमें याद रहेगा, शायद हम ABCD भूल जाएंगे। तो अपना सेल्फ का एक शेड्यूल बनाइए कि मैं कितनी आसानी से पढ़ सकता हूँ और उस अनुसार आप पढ़ाई को आगे बढ़ाएं और मेहनत करेंगे तो ही आप क्लियर कर पाएंगे, मक्कारी करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी स्टूडेंट्स को भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मुझे ख्याल से इसमें सब कुछ छिपा है कि ना निराश होने की ज़रूरत है, ना परेशान होने की ज़रूरत है। आपको अपना शेड्यूल बनाना है, ईमानदारी से अपना मूल्यांकन करना है और मूल्यांकन फैक्ट बेस्ड होना चाहिए। 10 किताबें मत पढ़िए, छोटे छोटे नोट्स बनाइए और उनके साथ आगे बढ़िए, क्योंकि वो आपको एक टूल की तरह काम आएंगे। आप हमेशा किसी चीज़ की जब समरी रखेंगे अपने पास तो आप उसको भूलेंगे नहीं। बहुत शुभकामनाएं हितेश जी आपको, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अफसरनामा में इतना ही, अगली बार एक और अफसर को लेकर आपसे मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।